नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। अब ये वो बात चली थी कि तालिबान जो एक विश्व स्तर का और अब तक का सबसे खूंखार आतंकवादी, क्रूर, निर्मम और यहाँ तक कि महिलाओं के साथ भी उतना ही क्रूर और निर्मम आतंकवादी, तो उन सबों ने एक देश अफगानिस्तान पर कब्जा किया है। और किन परिस्थितियों में कब्जा किया? अब्दुल गनी की जो सेना जो है उसके आगे हथियार डालकर भाग गई, अमेरिका भाग गया और एक आतंकवादी के द्वारा जो है एक शासन स्थापित करने में वहाँ अफगानिस्तान में जो कि पूरा ये पाकिस्तान का प्रयास था, उसमें अमेरिका ने मदद किया। मदद ही नहीं किया बल्कि करीब 6 लाख करोड़ का हथियार वो छोड़ के गया। हालांकि अमेरिका उसके विषय में तमाम तरह की बातें बनाता है कि हमने काफ़ी हथियारों को, उपकरणों को और लड़ाकू विमानों को, बख्तरबंद गाड़ियों को वो माने निष्क्रिय, नाकाम और बिगाड़ दिया है। ये तो उसकी यानी वो जब इस तरह का आक्रमण हुआ उसके ऊपर यानी लोगों ने मतलब सवाल पूछा अमेरिका या अमेरिका के राष्ट्रपति या उसके शासन प्रशासन से, तो वो बातें बनाने वाली बात है। लेकिन उसने वो बिल्कुल सही है कि उसने एक बहुत बड़ा हथियारों का जखीरा जो है इतने खतरनाक आतंकवादी के हाथ में दिया हुआ। अमेरिका का इतिहास रहा है, ये आतंकवादियों को खड़ा करता है और आतंकवादी जब वो बेकाबू हो जाते हैं और जब उसके ऊपर भी आक्रमण करते हैं तो फिर उसी के नाश के लिए फिर जो है पूरा देश तबाह करता है और फिर बीच में छोड़ करके कायरता के साथ वो भाग जाता है। इसका अब तक का इतिहास रहा है। और यही नहीं बल्कि पिछले साल दोहा में यही वो माने गुपचुप और चोरी छिपे दोहा में वो तालिबानी आतंकियों से बात भी कर रहा था। ये दुनिया जानती है कि जो है अलकायदा को इसी अमेरिका ने खड़ा किया। तालिबान को भी जो है तालिबान को पाकिस्तान की मदद से तालिबान को पैदा किया। वो रूस को माने भगाने के लिए अफगानिस्तान से
और जब वही तालिबान जब बेकाबू हो गया था तो पाकिस्तान की मदद से फिर उसी तालिबान को ख़त्म करने के लिए फिर वो सेना लगाया। तो इसका एक इतिहास रहा है। भारत के विषय में अमेरिका का क्या रवैया रहा है, कभी भी वो विश्वास का नहीं रहा है। सन 1965 की लड़ाई में इसी अमेरिका ने इस पाकिस्तान को पैटर्न टैंक दिया था और पूरा विश्व स्तर पर घोषित करके कि ये पैटर्न टैंक विश्व में बिल्कुल अजेय हैं, इनको कोई तोड़ नहीं सकता। इतने खतरनाक टैंक के साथ ये साजो सामान हथियार ये अमेरिका ने दुश्मन पाकिस्तान को दिया था। पाकिस्तान के हुक्मरान, पाकिस्तान की सेना कहती थी कि उस समय पाकिस्तान की राजधानी रावलपिंडी थी। तो पाकिस्तान की सेना बोलती थी कि अब तो हम रावलपिंडी से चलेंगे और जामा मस्जिद और सीधे जामा मस्जिद में ही नमाज़ पढ़ेंगे। उनके कहने का तात्पर्य था कि जो पैटर्न टैंक अमेरिका ने दिया है उसको कोई रोकने वाला नहीं होगा भारत में, और वो सीधे जो है भारत में दाखिल होकर के वो जामा मस्जिद या दिल्ली पर वो कब्जा कर लेंगे। उनका कहने का तात्पर्य था। 1965 में कैसे कैसे हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और उसमें के सेना अध्यक्ष हमारे जयंत चौधरी को लाल बहादुर शास्त्री ने पूरा समर्थन दिया, खुली छूट दिया, और उस पैटर्न टैंक को कैसे रोका जाए जयंतीनाथ चौधरी ने अपने भूतपूर्व और पूर्व के पहले के सेना अध्यक्षों से मशविरा किया। खास करके उसमें वो जनरल थिमैया, जनरल करियप्पा और लोगों ने काफ़ी मशवरा किया और मशवरा काम आया। तो पहला खेप जो है पैटर्न टैंक का जो है वो तोड़ा गया और वो आगे बढ़ने से, और शायद जो पंजाब के पास जो है जो पठानकोट के पास का जो क्षेत्र है वहीं पर उसको रोका गया। तो खैर 65 की लड़ाई बहुत ही नाजुक थी और शास्त्री जी ने और ख़ास करके हमारे सेना अध्यक्ष जयंतीनाथ चौधरी ने बड़ी बहुत ही कौशल के साथ, बहुत ही बहादुरी के साथ उस स्थिति का सामना किया। और जब वो पाकिस्तान और अमेरिका की कमजोरी समझ गए तो हमारे यहाँ एक छोटा सा विमान जो है बनता था, कानपुर जो है वो आपका हाल, वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड एक मैंने इसका भारत सरकार का जो लड़ाकू विमान बनाती है, तो उसी में एक नेट KN-80 नेट विमान बनता था, छोटे आकार का, जो कि वो चिड़िया की तरह बहुत कलाबाजी करके जो है काफ़ी बड़े जो है वो बड़े लड़ाकू विमानों को काफ़ी चकमा देने में वो सफल था और काफ़ी उसने काम किया था वो सन 1965 की लड़ाई में। फिर तो जब उसकी कमजोरी मालूम हो गई पैटर्न टैंक की, तो हमारे अब्दुल हमीद ने अपने जीप पर वो तोप रख करके उस पैटर्न टैंक को तोड़ा था युद्ध के मैदान में। खैर वो तो मारे गए और वो अमर शहीद हो गए, और कम से कम उनकी वीरता का, उनके शौर्य का, उनके पराक्रम का मैंने वो अपने देश के लोगों ने देखा। और अब्दुल हमीद के शौर्य और पराक्रम की चर्चा घर घर होने लगी थी, और तभी से शास्त्री जी का वो नारा जय जवान जय किसान चला था। कहने का मतलब ये है कि ये अमेरिका का रवैया हमेशा जो है
बिल्कुल अनडिपेंडेबल यानी भरोसे का नहीं रहा। इस समय भी लोग बता रहे हैं कि जो तालिबान के विषय में दिखाया जाता है किस तरह से लोगों को माने हाथ बांध करके उनका सर काटना, महिलाओं के विषय में वो बात बोलना जो जो जो, जो कि मैं कभी भी नहीं उसका वो उच्चारण कर सकता कि हमको औरतों को सौंप दो, लड़कियों को सौंप दो। इस तरह से तो वो जानवर भी नहीं बोलता होगा, कहता होगा। तो ये पूरे जानवर हैं। अब दुर्भाग्य जरूर है कि इन जानवरों को अब चूंकि उसने अपनी रक्षा के लिए वो इस्लाम का नाम ले लिया है, तो कितने अंधे किस्म के हैं यहाँ पर, उसके जो है वो हमदर्द हो गए। और वो हमदर्दी सिर्फ कुछ लोगों तक ही सीमित नहीं है। मतलब कि कोई कहे कि टी.एस. हसन और शफीकुर रहमान तक ही सीमित नहीं है। ये टी.एस. हसन, शफीकुर रहमान बगैर अखिलेश यादव के वो बोल नहीं सकते। कल YouTube के चैनल पर देखा गया, तो उसका कोई प्रवक्ता था अनुराग भदौरिया, तो वो कह रहा था कि उन्होंने कहा, फिर इसके बाद उन्होंने खंडन किया। ये तो जो राजनेताओं का एक चाल होती है कि उनके मन में जो बात रहती है वो कह देते हैं, और फिर वो टेस्ट करते हैं कि जनमत कैसा है। जब काफ़ी हल्ला होता है तो खंडन कर देते हैं। तो खंडन तो उनका एक नाटक है। लेकिन शफीकुर रहमान के मन में क्या था, वो यानी वो देखने वाली बात है। टी.एस. हसन के मन में क्या था, वो देखने वाली बात है। और टी.एस. हसन, शफीकुर रहमान किसकी शर्फ कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। चूँकि ये कायर किस्म का प्रधानमंत्री बैठा हुआ है, मोदी जिसको कहते हैं, मोदी कहते हैं, उसकी कायरता का अभिशाप पूरा देश को वो ग्रसा हुआ है। वरना तो यानी सारी ताकतों को जो कि इसमें हमदर्दी दिखा रही हैं तालिबान के साथ, सबको इकट्ठा करके, शफीकुर रहमान हो, चाहे टी.एस. हसन हो, चाहे सादाब चौहान हो, चाहे अंसार रजा हो, चाहे शोएब जमी हो, चाहे जावेद अख्तर हो, या कोई भी हो। और इतना ही नहीं, JNPC में भी शशि थरूर, दिग्विजय सिंह और पूरी जो है JNPC को वो वहीं पर यानी अफगानिस्तान में तालिबान के पास ही भेज देना चाहिए कि जिनके दिलों में जिनके दिलों में तालिबान बसता है, या जिनके प्रति वो हमदर्दी दिखाते हैं, वो अच्छी खातिरदारी इनकी कर देगा उनकी। लेकिन चूंकि ये कायर किस्म का ये प्रधानमंत्री बैठा हुआ है, तो और उसकी कायरता का खामियाजा जो है पूरा देश भुगत रहा है, तो ये सब जो है उस क्रूर और निर्मम आतंकवादी महिलाओं के साथ भी पूरा जो है वो दुर्व्यवहार करने वाला, उसके प्रति जो है वो हमदर्दी दिखाने वाले माने खुलेआम माने बोल रहे हैं। और ये मोदी महोदय बिल्कुल कायरता, निकम्मा और अराजक इनका ये शासन प्रशासन चल रहा है, जिसके अधीन ये ताकतें जो है खुलेआम जो है वो बेहद के साथ वो तांडव कर रही हैं। तो बात अमेरिका की हो रही थी, तो अमेरिका में पूरा मीडिया वहाँ का, अमेरिका का, अब पूरा बौद्धिक वर्ग इतने खूंखार और इतने क्रूर निर्मम, इतना खतरनाक आतंकवादी तालिबान के विषय में एक भी चर्चा नहीं हो रही वहाँ पर। वहाँ क्या चल रहा है, हिंदू आतंकवाद, पता नहीं यानी कौन चला रहा है,
बताइए, तालिबान पर एक चर्चा नहीं। ये बात कहाँ पर हो? ये अमेरिका में। और हिंदू आतंकवाद की बात, और हिंदू आतंकवाद पर वहाँ चर्चा होती है। तो ये है मानसिकता अमेरिका में। जो लोग, अमेरिका का जो बौद्धिक वर्ग है, अब कुछ अपवाद वो भले होंगे, अमेरिका के जो बौद्धिक वर्ग है, जो मीडिया वर्ग, और वहीं से अमेरिका की तमाम जो एजेंसी है, रेटिंग एजेंसी, कोई मूडी वगैरह पता नहीं कौन कौन है, वहीं से ये सर्टिफिकेट लेते हैं जो मोदी सरकार के कि ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये सबसे लोकप्रिय हो गए। वो टाइम्स ने निकाला, और इकोनॉमिक टाइम वो टाइम्स ने निकाला, फिनेंशियल टाइम्स ने निकाला। सब झूठा। जो एंटी इंडिया, भारत विरोधी इतना बायस है जिसके दिमाग में, वो क्या निकालेगा? लेकिन नहीं, वहीं से सर्टिफिकेट ला करके दिखाते हैं कि मोदी जी बहुत लोकप्रिय हो गए, विश्व के प्रथम जो है वो नेता हो गए। तो खैर, यानी इन बातों को पर ज़्यादा तवज्जो नहीं देनी है। लेकिन अमेरिका में जो मानसिकता जो काम करती है, जो मीडिया जो काम करता है, वह घोर जो है भारत विरोधी है। और वैसे भी भारत किसी पर बुरी नज़र नहीं रखता है, किसी की ज़मीन पर बुरी नज़र नहीं रखता है। लेकिन खामखा भारत का विरोध करने वाले, चीन तो खैर वो इसलिए विरोध करता है कि सिर्फ एक बार को छोड़ करके जो नेहरू मैंने शासन में बैठा हुआ था, सत्ता में बैठा हुआ था प्रधानमंत्री के रूप में, उससे मिलकर के भारत की ज़मीन तो वो ले लिया, अक्साई चीन सहित 42,000 वर्ग मील। इस गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने वो दुश्मन चीन को दे दिया, तिब्बत भी दे दिया। तो लेकिन फिर इसके बाद वो थोड़ा बहुत घुसा जरूर, लेकिन वो भारत को हड़प नहीं पाया। तो इसीलिए बराबर उसकी नज़र रहती है कि कैसे वो भारत को कमज़ोर करे और फिर भारत पर कब्जा करे। लेकिन इनडायरेक्टली वो कब्जा करने की कोशिश ये कर रहा है कि चीन के सामान हमारे भारत में बिल्कुल डंप हो रहे हैं। अब यहीं पर देखिए, लोग देशभक्ति की बात करते हैं, राष्ट्रभक्ति की बात करते हैं, थोड़ा भी ये विचार नहीं आता है कि ये सारा सामान हमारे दुश्मन चीन का है। उसको खरीदने वाले भी अपने ही देश के, उसको बेचने वाले भी अपने ही देश के। यदि थोड़ी भी अच्छा, और ये पता नहीं कहाँ चले गए स्वदेशी जागरण मंच वाले। स्वदेशी जागरण मंच वालों का आता पता नहीं है। स्वदेशी जागरण मंच इन्हीं वो आरएसएस वालों का है। चीन का सामान धड़ल्ले से आ रहा है, आयात हो रहा है, और इतना ट्रेड डेफिसिट, माने व्यापारिक घाटा। व्यापारिक घाटा से मतलब होता है कि हम बहुत कम ही जो है चीन को निर्यात कर पाते हैं, और उसका कई गुना जो है वो भेजता है, अपने यहाँ भेजता है और बेचता है भारत के बाज़ारों में। तो ये आरएसएस का एक जो है स्वदेशी जागरण मंच, वो कहाँ चला गया? चीन का इतना सामान जो है भारत में बिक रहा है, और वो मानसिकता जो कि थोड़ी भी इसके प्रति रोष नहीं है, वो जागृति नहीं है कि दुश्मन चीन का एक भी सामान जो है न खरीदना है और न बेचना है। कोई तर्क देते हैं कि भाई कि ये भारत में बनता ही नहीं है। अरे मोदी जी का तो है ना वो मेक इन इंडिया का वो प्रोग्राम। तो हमारे यहाँ लेबर भी सस्ता है, यानी मजदूर भी सस्ते हैं, और मजदूर हैं, और काफ़ी उनकी संख्या है। तो तुम बनाते क्यों नहीं?
तो खैर ये तो तर्क और वो तर्क है। मुख्य भावना है कि यानी जो दुश्मन चीन है उसी के सामान को लेकर के यानी हम काफ़ी जो है यहाँ पर माने इलेक्ट्रॉनिक हो, मोबाइल हो, बैटरी हो और कपड़े हों, कई तरह की बातें भारत के बाजार को वो पूरा ग्रसे हुए और व्यापारिक घाटा जो है उसी कारण हो रहा है। इसमें लोगों की जो है देशभक्ति कहाँ चली गई, देश के प्रति चिंता वो कहाँ चली गई। काफ़ी संख्या में इस देश के लोग खरीदते हैं और उसमें काफ़ी व्यापारिक वर्ग जो है वो आयात करके बेच रहा है यहाँ पर भारत में। ये सबसे बड़ी भारतीय वाम ताकत दल के नज़रों में सबसे बड़ी गद्दारी है देश के खिलाफ। चीनी सामानों को आयात करना और बेचना और खरीदना, ये सभी जो है इस मुल्क के साथ जो है सबसे बड़ी गद्दारी है, सबसे बड़ी गद्दारी है। चीनी सामान के साथ कहते हैं साहब चीनी माल की कोई गारंटी नहीं है, तो जिस माल की कोई गारंटी नहीं है उसको बेचने वाले और उसके खरीदने वाले कितना वो मानसिक रूप से ग्रसित हैं, यह बहुत वो चिंता की बात है। और ये जो राष्ट्रवादी बीजेपी वाले हैं यही तो मंगा रहे हैं। इनसे पूछा जाना चाहिए कि तुम कैसे राष्ट्रवादी हो और कौन सा वो मुखौटा तो तुम पहने हो राष्ट्रवाद का कि अपने दुश्मन चीन से अपने दुश्मन चीन का फायदा कराने के लिए अपने देश के बाजार का उपयोग और दुरुपयोग करवा रहे हो चीन से। ये तो गद्दार जेएनपीसी थी कि जेएनपीसी ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना से मैंने समझौता करके और वो समझौता कब हुआ था? वो समझौता हुआ था यूपीए के शासनकाल में। कब? 2004 से लेकर 2014 के बीच में कभी हुआ था। तो इसे जेएनपीसी ने, गांधी नेहरू परिवार चांदार चौकड़ी काकस ने उस मैंने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना से रिश्वत लिया और वो भी रिश्वत राजीव गांधी फाउंडेशन के जरिए। तो वो ये गद्दार जेएनपीसी वाले एक तो सीमा, एक तो मैंने चीन और माने चीन के साथ जो सीमा लगती है भारत की, एक भी रोड नहीं उन्होंने बनाया। ये सब बहुत गद्दार हैं। देश को वास्तव में देश को बहुत बड़ी गंभीरता से देखना चाहिए देश के लोगों को कि इन गद्दार जेएनपीसी वालों ने चीन के साथ लगी हुई सीमा पर एक भी रोड नहीं बनाया। और ये भी जो है देश के लोगों को जानना चाहिए कि ये ए.के. एंटनी रक्षा मंत्री था यूपीए सरकार में। उसका वक्तव्य हमारे देश के लोगों को बिल्कुल जानना चाहिए कि कितनी बेहयाई भरा उसने वक्तव्य दिया भारत के रक्षा मंत्री के रूप में। वो वक्तव्य उसने ये दिया कि हमने चीन के साथ लगी हुई जो सीमा के साथ सड़क न बना करके भारत की रक्षा की है। इतना बेहयाई भरा जो है वक्तव्य जो है वो रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी ने दिया। और ए.के. एंटनी को लोग बहुत बड़ा ईमानदार, बड़ा वो इस रूप में पेश करते हैं। बताइए, यूपीए सरकार जो है अपने रक्षा मंत्री से ये कहलवाती है, वो भी संसद में, कि हमने सीमा पर चीन के साथ सड़क न बना करके भारत की रक्षा की। तो एक तो कोई सड़क नहीं थी और ये सब घुसाते गए। मतलब कि 42,000 वर्ग मील तो वो गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने
जो है अक्साई चीन सहित मैंने जो लद्दाख का हिस्सा है वो चीन को थमा दिया। फिर इसी जीएनपीसी की सरकारों ने 10,000 वर्ग मील और घुसवाया, और आज वही जीएनपीसी इसी कायर बीजेपी के सामने दहाड़ के कर रहे कि चीन घुस आया तो तुम क्या कर रहे हो, तो ये पूछ नहीं पाते। बीजेपी की सबसे बड़ी गद्दारी ये है कि ये मानसिक रूप से इस गद्दार और देश को लूटने वाली जीएनपीसी के आगे उसके नेता, उसके प्रवक्ता, उसके मंत्री इतने हीन दिखाई देते हैं कि जनता को लगता है कि अपराधी वास्तव में बीजेपी है, न कि जीएनपीसी वाले। वो तो कुछ लोगों को जानकारी है, भारतीय वाम ताकत दल जो है वो जानकारी करवा रहा है, लेकिन बीजेपी का जो रवैया है, आरएसएस का जो रवैया है, इस तरह से पेश आते हैं कि जनता शक करे बीजेपी के ऊपर, जनता शक करे आरएसएस के ऊपर, लेकिन जो है और इस जीएनपीसी को गद्दारी के पाप से, लूट के पाप से और भी जो पाप से उसको जनता उनको मुक्त करते। ये गद्दारी है बीजेपी की अपने देशवासियों के खिलाफ और अपने देश के खिलाफ। भारतीय वाम ताकत दल तो इसका मुख्य जो अभियान है वो भारतीय एकता है, भारतीयता लाना। लेकिन ये स्पष्ट रूप से देख रहा है कि इस भारतीयता को लाने में, भारतीयता स्थापित करने में, भारतीयता के माहौल को पैदा करने में जो बाधाएं आ रही हैं, उन बाधाओं के विषय में हमारे के विषय में यानी हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों को अवगत कराना बहुत ज़रूरी है। अब इस पर यानी काफ़ी बवाल मैंने क्या, मैंने कि एक तो हमारे देश में देश के खिलाफ कोई भी कुछ भी बोल दे, कोई रोष नहीं। अब एक जावेद अख्तर है बॉलीवुड का, भारतीय वाम ताकत दल लगातार प्रयास कर रहा है कि भाई आतंकवादी अपराधी के साथ किसी पंथ को मत जोड़िए, इस्लाम को भी मत जोड़िए और हिंदू को भी मत जोड़िए। दोनों अपराध है इस तरह से जो है वो पंथ को जोड़ना। अभी ये प्रयास में पूरी कामयाबी मिली भी नहीं है। अभी ये प्रयास चल रहा है। तब तक वो जो है तालिबान को और आरएसएस को एक ही तराजू में तौल करके एक जो है भ्रम फैलाने का, अभ्रम नहीं, ऐसे लोग बड़े शातिर होते हैं। वो तालिबान का समर्थन तो करना चाहते हैं, लेकिन इस तरह से करते हैं कि भाई हम बच भी जाएं हम बच भी जाएं कि जैसा लगे कि हम समर्थन नहीं कर रहे हैं। तो जावेद अख्तर जैसे लोग जो है बड़े शातिर होते हैं कि आरएसएस का नाम लेकर के जो तालिबान के प्रति जो है उनकी जो हमदर्दी है वो जो है जाहिर भी हो जाए और हम बच भी जाए। तो जावेद अख्तर अकेला नहीं है, कई ऐसे तत्व होंगे, लेकिन इन तत्वों के वर्णन करने से भी कोई फायदा नहीं है। मोदी ऐसे जो कि हमको एक कायर किस्म का प्रधानमंत्री मिला है, उसके शासनकाल में जितने देश के खतरनाक दुश्मन हैं, अब भिन्न भिन्न रूपों में, जावेद अख्तर ही नहीं, जो है जो मीडिया है वो भी घोर देश विरोधी है। उसमें जो पत्रकार गिरोह है वो भी घोर देश विरोधी है। और इन सब के ऊपर जो जीएनपीसी का राहुल गांधी, वामपंथी,
इन सब के और दिन रात भारत के खिलाफ, इस देश के खिलाफ जो है वक्तव्य देना और उनकी गतिविधियां चल रही। जैसा कि इसी एपिसोड में बताया गया है, चीन जो है भारत को कब्जा वो तभी वो कर सकता है जबकि जीएनपीसी और वाम दलों की वो गतिविधि सफल हो जाए, और जिसमें कि वो बराबर चीन लगा हुआ है कि इन्हीं जीएनपीसी के द्वारा, गांधी नेहरू परिवार चांदना चौकड़ी काकस के द्वारा और वामपंथियों के द्वारा भारत को अंदर से कमजोर किया जाए। और ये सेकुलरिज्म का वो मुखौटा और अल्पसंख्यकों के हितैषी होने का मुखौटा, गरीबों के वो हितैषी होने का मुखौटा, ये सब बिल्कुल छलावा है। ये है सिर्फ चीन के पैसे पर भारत को कमजोर करना, और जब सत्ता में रहेंगे तो चीन को जमीन थमा देना, चीन को जो है दुश्मन चीन को तिब्बत थमा देना, चीन को जो भारत को मिली हुई थी सुरक्षा परिषद परमाणु सीट यानी वो थमा देना, चीन के लिए जो है वो बाजार खोल देना, और चीन के साथ जो है व्यापारिक जो है वो व्यापारिक घाटा करा करके चीन की आर्थिक हितों को साधना, ये सारी गद्दारी जो है वो जीएनपीसी की है। जीएनपीसी इस देश की बहुत बड़ी इतिहास में आप ढूंढ लेंगे, इससे बड़ा कोई गद्दार है नहीं। लेकिन इस गद्दार को, हालांकि वो सत्ता में नहीं है, वो सत्ता से बाहर है, तब भी पूरी सुविधाएं जो है, पूरी सुविधा ये मोदी महोदय उसको दे रहे हैं। ये मोदी महोदय से पूछा जाना चाहिए कि हमारे देश की साधारण जनता, साधारण हमारे मजदूर भारतीय भाई बहन तो केजरीवाल के द्वारा जो है वो भगा दिए जाते हैं। सड़कों पर पैदल जो है हजारों किलोमीटर चलने को उनको मजबूर किया जाता है। उतनी ही हैसियत का एक राहुल गांधी है, हैसियत तो वही है, लेकिन हमारे साधारण मजदूर भारतीय भाई बहनों से ज्यादा गिरा हुआ है कि वो इस देश का डकैत है और इस देश का गद्दार है। उसको ये मोदी जी जो हमारे मजदूर भारतीय भाई बहन हैं वो तो सड़कों पर चल कर मर जा रहे हैं, लेकिन इस गद्दार राहुल गांधी को सारी सुविधाएं दे रहे हैं। वो स्पेशल एयर इंडिया की फ्लाइट की व्यवस्था करवा रहे हैं ताकि वो इटली जाए। वैनिटी कार का उसके लिए वैनिटी कार बड़ी वो सुविधाएं वाली कार होती है, उसका कस्टम क्लियरेंस करवाते हैं अपने प्रधानमंत्री कार्यालय से। इसी तरह से कोरोना के पीरियड में हेलीकॉप्टर की व्यवस्था करवाते हैं वो प्रियंका गांधी के लिए। तो सारी सुविधाएं, सारे जो है वो मतलब कि सहूलियतें जो है इन गद्दारों के लिए है मोदी जी के द्वारा। और हमारे जो साधारण भारतीय भाई बहन हैं उनके लिए मौत, कितने लोग मर गए। ये मोदी जी का राष्ट्रवाद है। और उसके नेता, बीजेपी के नेता, हमारे जो पिछड़े भारतीय भाई बहन हैं, हमारे इस्लाम आस्था वाले आदरणीय भारतीय भाई बहन हैं, उनको सम्मान देने के लिए तो वो तैयार नहीं है। ऊपर से भले वो मोदी जी ऊंचे मन से कहते हैं कि सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास और सबका प्रयास, ये सब बातें बिल्कुल छलावा है, कपटपूर्ण है। उसके लोग वो इस्लाम आस्था वाले आदरणीय भारतीय भाई बहनों को पंचर पुत्र, जिहादी, मियाँ, कटुआ, पाकिस्तानी, जब भी मौका मिलता है ये चूकते नहीं है। ये इनके मन में है। ये क्या ये देश चलाएंगे,
क्या ये राष्ट्रवाद देंगे देश को? सिर्फ छलेंगे ये। और जो हमारे पिछड़े भारतीय भाई बहन हैं उनको हरिजन, चमार, तो जो हमारे भारतीय भाई बहनों को सम्मान तक नहीं, जो सम्मान तक नहीं दे सकता है, वो और क्या दे सकता है? जो बेसिक मिनिमम, कम से कम सम्मान। और भारतीय जनता दल ने महसूस किया है कि जो हमारे भारतीय भाई बहन हैं, इनको खिदमत, इनको सेवा तो खैर देना आवश्यक है ही, लेकिन सबसे पहले जिस चीज़ के लिए इनकी ख्वाहिशें और जिस चीज़ के लिए भूखे हैं वो सम्मान और बराबरी। यही बात भारतीय जनता दल बार बार कह रहा है कि हमारे भारतीय समाज के जो दूसरे तबके हैं उनसे ये गुजारिश है, उनसे प्रार्थना है, उनसे विनती है कि हमारे कम से कम जो है पिछड़े भारतीय भाई बहन हैं, हमारे इस्लाम आस्था वाले जो आदरणीय भारतीय भाई बहन हैं, तो खास करके अभी जो जानकारी मिली है उसके आधार पर हमारे पिछड़े आदरणीय भारतीय भाई बहन, हमारे इस्लाम आस्था वाले आदरणीय भारतीय भाई बहन के साथ अपनापन, सम्मान सहित, आदर के साथ इस तरह से व्यवहार करें कि भाई वो सब अपने हैं, बराबर हैं और हमारे ही भारतीय भाई बहन हैं। इस तरह का व्यवहार करना बहुत जरूरी है, एकता लाना बहुत जरूरी है। अब देखिए, भारतीय जनता दल भारतीयता के आधार पर, भारतीय माहौल के आधार पर एकता वो लाने के प्रयास में लगा हुआ है, और बाकी को इसी भारतीय एकता से ही जो है तकलीफ हो रही है, और वो इसका विरोध कर रहे हैं। हमारे देश की जनता को, हमारे देश के आदरणीय भारतीय भाई बहन को इनसे पूछना चाहिए, बीजेपी वालों से, कि आपके राष्ट्रवाद का मतलब क्या है, कि आपके राष्ट्रवाद में भारतीय एकता के लिए कोई स्थान नहीं है। भारतीयता आधारित राष्ट्रभक्ति, भारतीयता आधारित देशभक्ति, भारतीयता आधारित मुल्क परस्ती, भारतीयता आधारित आवाम परस्ती के लिए कोई स्थान नहीं है आपकी भारतीयता में। वाकई में कोई स्थान नहीं है। वो उनका राष्ट्रवाद तो बहुत ही एक धोखा है, विश्वासघात है, कपटपूर्ण और छलावा है। यही वास्तविकता हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहनों को, हमारे आदरणीय भारतीय आवाम को, इनको अच्छी तरह से समझ लेने की आवश्यकता है। तो ये अब वास्तविकता ये है कि, और इस यथार्थ को हर एक भारतीय भाई बहन को समझना चाहिए कि राष्ट्र, कोई विदेश राष्ट्र के रूप में, अब जैसे पहले भारत देश था, जब से संविधान बन गया अब ये भारत राष्ट्र हो गया, क्योंकि भारत के संविधान से ये एक गवर्नर हो रहा है। तो कोई भी राष्ट्र वो सस्टेन तभी कर सकता है, वो एवरलास्टिंग तभी वो बन सकता है, परपेचुटी को यानी शाश्वत और इटर्निटी को तभी वो प्राप्त हो सकता है कि जबकि उसके नागरिक, उसके देशवासी अपनी पहचान उस राष्ट्र के साथ जोड़ें, अपनी पहचान को उस जो राष्ट्र की पहचान है उसके साथ अपने को आइडेंटिफाई करें, पहचान करें। यदि यह देश भारत राष्ट्र है तो सभी भारतीय। लेकिन कितना ये दुर्भाग्य नहीं है कि भारत राष्ट्र से इतर, यानी अपनी अलग पहचान के लिए, इसी भारत राष्ट्र से अलग, कि हम भारतीय नहीं हैं, हम हिंदू हैं।
जितने भी दुनिया में राष्ट्र के रूप में देश हैं, जापान है, फ्रांस है, जर्मनी है, ब्रिटेन है, अमेरिका में है, वहाँ के लोग सिर्फ राष्ट्र की अस्मिता के साथ, राष्ट्र की पहचान के साथ अपनी पहचान को वो बताते हैं, जोड़ते हुए। लेकिन ये दुष्टता अपने देश में है कि भारत राष्ट्र के साथ अपनी पहचान को से अलग कि हम हिंदू हैं, हम यादव हैं, हम ओबीसी हैं, ये चल रहा है। ऐसी प्रवृत्तियों को राष्ट्र के हित में कुचलने की आवश्यकता है। और यही नहीं कि हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं, हम ठाकुर हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम पंजाबी हैं, हम बंगाली, हम तमिल हैं, हम मलयाली हैं, हम कन्नड़ी हैं, हम गुजराती हैं, हम उड़िया हैं, हम मराठी हैं। यानी हर तरह से इस भारतीय समाज को विखंडित करने वाली की प्रवृत्तियां जो है बिल्कुल तांडव कर रही हैं बेहयाई के साथ। इसीलिए भारतीय जनता दल इन सारी ताकतों को एक साथ चुनौती वो देता है कि भारतीय अवाम ताकत दल, पूरी अवाम जो है एक भारतीयता के आधार पर एक साथ हो और इन सारी ताकतों को एक ही साथ जो है चुनौती दे। और वो चुनौती सार्थक कब होगी? जब आप मत पेटी पर इन सारी ताकतों को भगत सिंह, शहीद आजम भगत सिंह के आदेश के अनुसार इनको नस्ल में नाबूद करेंगे, तब ये सारी ताकतें जो है वो शिकस्त मिलेगी। अब देखिए ये सब ये कितने दुष्ट हैं। जनगणना हो वो माने जाति के आधार पर। बाबा साहब ने क्या बोला था कि हमारा समाज जो है वो जातहीन समाज होना चाहिए, मतलब हमारी एक ही जाति है कि हम भारतीय हैं। इसने बोला था बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने। भारत का संविधान कहता है हम भारत के लोग, हमारे जो क्रांतिकारी देशभक्त रहे हैं, सुभाष चंद्र बोस से लेकर सुभाष चंद्र बोस और आपके भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह, खुदीराम बोस, उन्होंने भी इसी जज्बे से कि ये हमारे सभी अपने ही भारतीय भाई बहन हैं। इसके बाद भी ये दुष्ट वे कह रहे हैं जाति के आधार पर, हमारी अस्मिता जाति के आधार पर, हमारी अस्मिता कि हम यादव हैं, हमारी अस्मिता है कि हम ओबीसी हैं, हमारी अस्मिता कि हम ठाकुर हैं। इस सारी प्रवृत्तियों को कुचलना होगा। जब तक कुचला नहीं जाएगा तब तक ये बोलते रहेंगे। तो ये मोदी सरकार ने एक आग लगाई ओबीसी आरक्षण का जो है शिक्षण संस्थाओं में। जब आग लगा दिया तब करे कि नहीं, जो विरोध करने वाले हैं जो जाति के आधार पर जनगणना हो, तो मोदी महोदय कैसे आप रोकेंगे? ये दोगलापंथी वाली जो आपकी नीति है, आपने आग लगाई इस समाज को तोड़ने के लिए। ओबीसी आरक्षण को आपने वो कर दिया जाति के आधार पर। अब फिर वही सब मांग कर रहे हैं कि अब हम भारतीय नहीं हैं, हम तो ठाकुर हैं, हम तो यादव हैं, हम तो ओबीसी हैं, हम कुर्मी हैं। कैसे आप रोकेंगे? लेकिन फिर भी भारतीय जनता दल कह रहा है कि सभी को समझाना होगा, निवेदन करना होगा, उनको हर तरह से समझाना होगा कि देश है तो सब कुछ है। और देश क्या है? हमारा भारतवर्ष। इसलिए आपकी पहचान आप सिर्फ भारतीय हैं। आपको भूल जाना होगा कि आप कुर्मी हैं, आपको भूल जाना होगा कि आप जो है अब निषाद हैं, आपको भूल जाना होगा कि आप जो है नाई हैं, खट्टिक हैं, और फिर इसके बाद हिंदू हैं, मुसलमान हैं, और राजपूत हैं, ठाकुर हैं, ब्राह्मण हैं, यादव हैं। सब कुछ भूल जाना होगा कि हम पंजाबी हैं, सिख हैं, कश्मीरी हैं, गुजराती हैं, उड़िया हैं, मराठी हैं, कन्नड़ी हैं, तेलुगु हैं, तमिल हैं, मलयाली हैं, बंगाली हैं, असमिया हैं। सब कुछ भूल करके आपकी जो वास्तविक पहचान है, आपकी जो संवैधानिक पहचान है कि हम भारतीय हैं,
इस पे बगैर इसके आए न तो आपका कल्याण है, न तो इस देश का कल्याण है, न तो इस भारतीय समाज का कल्याण है। इस चीज को समझ लीजिए। और अभी भी कुछ तबका भारतीय एकता में आने में उसको मन में संकोच हो रहा है। वो संकोच शायद इसीलिए कि वो हमारे अपने भारतीय समाज के इन्हीं तबकों वाले भारतीय भाई बहनों को सम्मान देने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन सम्मान तो देना ही पड़ेगा। हमारे जो पिछड़े भारतीय भाई बहन हैं उनको जो है, जो संविधान ने इज्जत दिया है, जो बाबा साहब उनको इज्जत देने के लिए जो आदेश दिया हुआ है, जो ज्ञान दिया हुआ है, जो दर्शन दिया हुआ है, वो इज्जत तो देनी पड़ेगी। और ये आदत छोड़नी पड़ेगी कि उनको चमार कहा जाए, उनको हरिजन कहा जाए, किसी को पंचत पुत्र कहा जाए, किसी को मियाँ कहा जाए, किसी को कटुआ कहा जाए, किसी को जो है वो जिहादी और पाकिस्तानी कहा जाए। ये आदतें सदा के लिए सर्वथा इसको त्याग करना पड़ेगा। उनको सम्मान देना पड़ेगा, अपनाना पड़ेगा, भारतीय एकता लानी पड़ेगी। और इन सारी ताकतों को, जो राजनीतिक ताकतें हैं, बीजेपी, जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार, चंदा चौकड़ी, कांग्रेस, वाम दल, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, आपकी आरजेडी, अब आरजेडी के विषय में बताया जाएगा। वो कहते हैं कि जात के आधार पर और क्या क्या पता नहीं क्या कहता है, सेकुलरिज्म, समाजवाद, ये सब झूठा है। ये देश के सबसे बड़े अभिशाप हैं सब। लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, ये ममता बनर्जी, ये देश के सबसे बड़े कोढ़ और अभिशाप हैं। इन कोढ़ों का निपटारा करना होगा। डरने के लिए कोई बात नहीं है। भारतीयता के आधार पर एक हो करके और इस मुहिम को तेज करना होगा। लेकिन सुखद बात है कि अब हमारी भारतीय ताकत दल इसमें यकीन कर रही है और साथ में आ रही है। तो इस मुहिम को और तेज करिए। इस वीडियो को जितना हो सके आगे बढ़ाइए और भारतीय एकता और भारतीयता के माहौल को जितनी भी गति से ये बढ़ सके उसको आप सभी लोग बढ़ाइए। और जब भी चुनाव का वक्त आए, ईवीएम पर, माने बैलेट बॉक्स पर और बूथ पर, मतपेटी पर इन ताकतों को शिकस्त दीजिए, शून्य करिए और नष्ट में नाबूद करिए। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक चर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।